करने वाले गुलाम नबी आजाद ने अपनी सियासी यात्रा को लेकर एक किताब लिखी है जिसका नाम आजाद है। आखिर किताब लिखने के पीछे गुलाम नबी का मकसद क्या है, ये जानने के लिए उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की न्यूज नेशन के सहयोगी मोहित दुबे ने। देश की सबसे पुरानी सियासी पार्टी में करीब 50 सालों तक काम करने वाले गुलाम नबी आज़ाद साहब हमारे साथ इस वक्त खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। आज के दौर में गुलाम नबी आज़ाद साहब ने अपने सियासी यात्रा में को लेकर एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम आज़ाद है। आखिर उसका मतलब क्या है, उसका शीर्षक आज़ाद क्यों रखा गया है, खुद आपसे हम बातचीत कर लेते हैं। सर, आपका स्वागत है न्यूज़ नेशन पर। पहला सवाल कि आपने अपनी पुस्तक का नाम, किताब का नाम आज़ाद ही क्यों रखा? मेरा पेन नेम आज़ाद, मेरी नई पार्टी बनाई उसका नाम भी आज़ाद और बुक भी आज़ाद लिखी, क्योंकि मेरी बहुत सारे लोग हम पर आरोप लगा के इसके कहने से बनाई, उसके कहने से बनाई। तो मैंने उनको बताया गुलाम नबी आज़ाद किसी के कहने से पार्टी न छोड़ी, न किसी के कहने से नई पार्टी बनाई। उसकी सोच आज़ाद है, अपने दिमाग से सोचता है, अपने दिमाग से निर्णय लेता है, जैसा भी निर्णय हो, और हमेशा ज़िंदगी में अच्छा ही निर्णय है। तो बुक का नाम भी आज़ाद है और बेबाक लिखा है। गुलाम नबी आज़ाद कोई एक दिन में नहीं बनता। आपकी सियासी पारी 50 साल की रही है। 50 साल का अनुभव का कोई विकल्प नहीं होता है। किसी भी अनुभव का, किसी भी फील्ड में, कोई कितनी बड़ी एजुकेशन हो, कितना बड़ा ज्ञान हासिल करे, बुकिश नॉलेज हासिल करे, कहीं अमेरिका, बरतानिया सब यूनिवर्सिटीज़ का नॉलेज हासिल करे, लेकिन अगर ज़मीन का नॉलेज नहीं होगा तो वो कामयाब नहीं हो सकता। आपने अपनी किताब में नरसिम्हा राव का जिक्र किया है, बाबरी ढांचे को लेकर भी आपने जिक्र किया है। बाबरी ढांचे को लेकर क्या आपका अनुभव रहा है? मैंने जिक्र किया है कि बाबरी जो ढांचा था वो शायद नमाज के हिसाब से इतने उसकी इम्पोर्टेंस न रही हो, लेकिन सेंटिमेंट होता। आज जैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जम्मू कश्मीर में लोग खुश हैं क्या आर्टिकल 370 से? मैंने कहा बिल्कुल नहीं खुश हैं। अरे उसमें तो सब खत्म हो गया, प्राइम मिनिस्टरशिप उसमें अब खत्म हो गई, राष्ट्रपति खत्म हो गया, सब कुछ सेंटर से चल रहा 50 साल में, 70 साल में। तो अब दफ्तर 370 में क्या था जो खत्म हो गया? मैं कहता बिल्कुल कुछ नहीं था, सब खत्म कर दिया था कांग्रेस के राज्यों में। अब तो हिंदुस्तान की जैसी दूसरी राज्य हैं वैसी थी, लेकिन सेंटिमेंट था। सेंटिमेंट वैसा ही सेंटिमेंट था जैसे सैकड़ों साल हुए बाबरी मस्जिद में कोई नमाज नहीं पढ़ता था। मेरे ख्याल में आधे प्रतिशत मुसलमानों के हिंदुस्तान के या यूपी ने बाबरी मस्जिद की शक्ल भी नहीं देखी थी, लेकिन सेंटिमेंट था। हमारे देश में हमारे मंदिरों की कमी नहीं है, लेकिन हमारे हिंदू भाइयों का सेंटिमेंट राम मंदिर से था। कितने साल आज़ादी से पहले भी था, आज़ादी के बाद भी रहा, हर रजीम में रहा। नेहरू के वक़्त में रहा, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के वक़्त में रहा, नरसिम्हा राव के वक़्त में रहा, और जब तक अब बनना शुरू नहीं किया तब तक सेंटिमेंट बना रहा। तकरीबन 2 सेंचुरीज में साउथ में सेंटिमेंट है, हिंदी का नहीं है, हमारी लोकल लैंग्वेज चाहिए। इसी तरह से लोगों का सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है लोगों का कश्मीर से आर्टिकल 370 का। बाबरी मस्जिद से जो आज हमारे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आज देश खतरे में है और कम्युनल डिवाइड है, ये कम्युनल डिवाइड की शुरू तो बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन से हुआ। जो विवाद पूरा हुआ, जो पूरे हिंदुस्तान में दंगे फसाद हुए, पूरे कोई स्टेट नहीं रहा जहाँ दंगे फसाद नहीं हुए, तो वो डिवीज़न तो तब से हो गया। नरसिम्हा राव की मानते बहुत बड़ी विफलता थी दोनों की, होम मिनिस्टर की भी और उससे। इसलिए आप बुक पढ़ लीजिए तो मैंने वो और प्रूव हो गया उससे, क्योंकि लोग चाहते थे, पार्लियामेंट सेशन में था, मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर था, तो ऐसे हालात में जहां बाबरी मस्जिद हो और तमाम अपोजिशन पार्टियां एक साइड हो जाएं, दुर्भाग्य से देश तो बढ़ गया था हिंदू मुसलमान में, लेकिन पार्लियामेंट नहीं बटा था। पार्लियामेंट में हिंदू मुस्लिम एक थे,
सब एंटी बीजेपी उस वक्त, कि हमारे पास 25 एमपीज पहले ही कम थे। अगर प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा देता तो इलेक्शन हो जाते, इलेक्शन हो जाते तो बीजेपी पावर में आ जाती, तो फिर तो और भी खराब हो जाता। तो बीजेपी पावर में नहीं आए तो मैंने कहा भाई मैं नरसिम्हा राव को छोड़ो, होम मिनिस्टर का मैं इस्तीफा करवा दूंगा, क्योंकि वो तो होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर एक ही है। और होम मिनिस्टर, ये तो होम मिनिस्टर का काम है ना, प्राइम मिनिस्टर की उसकी इजाजत नहीं लेनी थी। लॉ एंड ऑर्डर तो उसका काम है, पैरामिलिट्री फोर्सेस उसको भेजने का काम था, तब मान गए। और बड़ी मुश्किल से मैंने प्राइम मिनिस्टर को मनाया कि भाई तुम्हारे तो बचा लिया, लेकिन होम मिनिस्टर को जाना पड़ा। कि हम अगर अब कांग्रेस के बारे में बात करें, क्योंकि 50 सालों तक आपने कांग्रेस की सेवा की है, अगर हम 1885 से लेकर 1947 तक बात करें तो तमाम अल्पसंख्यक समुदाय से लोग अध्यक्ष रहे, करीब 13 से 14 अध्यक्ष बने हैं, लेकिन 70 सालों में न कोई मुसलमान, न कोई सिख, न कोई पारसी अध्यक्ष पार्टी का नहीं बन पाया। क्या वजह मानते हैं? मैं लिखा है इसमें, अपने बुक में मैंने लिखा है कि कांग्रेस भी प्री इंडिपेंडेंस वाली कांग्रेस अलग थी, पोस्ट इंडिपेंडेंस वाली कांग्रेस अलग थी। प्री इंडिपेंडेंस वाली कांग्रेस में वो एक जो सब समुदाय को, सब धर्मों को, सब जातियों को, सब रीजन को चलाने की क्षमता थी और या भावना थी, वो आज नहीं। यही कारण है कि 1885 के बाद 1947 के तक क्रिश्चियन भी प्रेसिडेंट बने, मुस्लिम भी 5-6 मुस्लिम बने जी, क्रिश्चियन 5-6 बने, पारसी 2-3 बने उन 70 सालों में। लेकिन 75 सालों में कोई मुस्लिम नहीं, कोई क्रिश्चियन नहीं, कोई एससी नहीं, कोई सिख। क्या आजाद साहब अध्यक्ष नहीं बन सकते थे? कोई भी बन सकता था। आप क्यों नहीं बने? हमारे 5-6 बन सकते थे, नहीं बनाने की इच्छा। तो मैंने कहा कि इससे भी देश को नुकसान, कांग्रेस की जो मुसलमान हट गया आहिस्ता आहिस्ता, तो उनको लगा कि हमको खाली यूज़ किया जाता है। नौकरी में 1%, अब मुश्किल से 2-2.5% हो गई है, 1-1.5%, बिजनेस में 1% जी, और पार्टी में 1%, 0% पार्टी प्रेसिडेंट में। तो कैसे आप कॉन्फिडेंस में ले सकते हो? एससीज को मैंने लिखा है, 93 का लिखा है वर्किंग कमेटी में। मैंने कहा कि एससीज को तो रिजर्वेशन मिल गई, लेकिन रिस्पेक्ट नहीं मिली। नहीं, ये आप महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, लेकिन वर्किंग कमेटी आपके दौर में हुआ करती थी, आप भी संगठन महासचिव कई बार आप बने, आप महासचिव कई दशकों तक आप रहे। उस वक्त की कांग्रेस वर्किंग कमेटी और आज की कांग्रेस वर्किंग कमेटी को किस तरीके से आप देखते हैं? देखो, मैं इंदिरा जी की वर्किंग कमेटी में भी स्पेशल इन्वाइटी जाता था एज ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट जी। तो मैंने इंदिरा गांधी की वर्किंग कमेटी देखी, राजीव गांधी की वर्किंग कमेटी, तो मैं वर्किंग कमेटी भी था और पार्लियामेंट्री बोर्ड का मेंबर भी था, जो सिर्फ 8 मेंबर थे, जिसमें नरसिम्हा राव जैसे, के करुणाकरण जैसे, हमारे बनारस के सबसे ये क्या महान लीडर, ब्राह्मण लीडर बनारस के, वो जैसे थे, उसका मेंबर थे। फिर केसरी जी के वक्त में थे, राव साहब के वक्त में वर्किंग कमेटी थी। उस वक्त 30-23 प्रेसिडेंट को मिला के 22-23 मेंबर होते थे, हुआ करते थे। कभी 1 या 2 स्पेशल इनवाइटी होते थे। बड़ा तो मकसद क्या है सर इतनी इनवाइटीज बनाने के पीछे, क्या वजह? 1 या 2 होता था, लेकिन उन 1 या 2 को स्पेशल इनवाइट को साल में अगर 10 मीटिंग वर्किंग कमेटी में बुलाई तो 11वीं में बुलाया जाता था। आजाद साहब, आप घाटी से आते हैं, घाटी में 370 हटा दिया गया, सरकार कह रही कि 370 हटने के बाद विकास जबरदस्त हो रहा, विकास की नई लकीर खींच दी गई, आप क्या समझते हैं? देखो, विकास और सेंटिमेंट अलग होता है। मैंने पहले भी आपको मिसालें दी, विकास तो हिंदुस्तान में हो रहा था, लेकिन मंदिर और मस्जिद का सेंटिमेंट तो बना रहा ना। और साउथ में भी विकास तो हो रहा, ज़रा हिंदी लगा के देख लीजिए, कल ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई है, जैसे कश्मीर में बनाई है ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू को करके। तो ये एक सेंटिमेंट होता है, विकास की एक अपना जगह होता है, सेंटिमेंट की कोई विकास से मतलब नहीं है, जीता नहीं जाता। यानी विरोध करते हैं 370 का आज भी आप? आज भी करता है, बराबर। गलत था सरकार का निर्णय। 50 साल तक कांग्रेस में आप रहे,
कांग्रेस में आपने तमाम तरीके के काम किए, मंत्री आप रहे। मान लीजिए आज के दौर में सोनिया गांधी या खड़गे जी कहते हैं कि आज़ाद साहब आइए, जो भी गिले शिकवे खत्म करते हैं, पार्टी ज्वाइन करिए। देखो, न सोनिया जी पार्टी चला रही, न खड़गे जी चला रहे। अध्यक्ष तो हैं खड़गे जी। अध्यक्ष थोड़ी पार्टी चलाता, पार्टी तो राहुल जी चलाते। नाम सिकंदर रखने से वक्त सिकंदर हो न सका। सिकंदर कौन था? द अलेक्जेंडर द ग्रेट। जी, बहुत सारे नामों का अलेक्जेंडर नाम है, तो अलेक्जेंडर थोड़ी हुए। यानी रिमोट कंट्रोल राहुल गांधी के पास है। रिमोट नहीं कहूँगा, डिसीजन वो लेते हैं। राहुल गांधी अडानी के मुद्दे को उठा रहे हैं लगातार। आपको लगता है अडानी के उद्योगपतियों से आज के दौर में क्या संपर्क वाकई कांग्रेस के खराब हो गए? नहीं, उनके हैं और अडानी से भी है। इसीलिए तो अडानी को बिजनेस दिया है 2 कांग्रेस स्टेटों में। राजस्थान में भी उसको बिजनेस दिया है, और क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ में बिजनेस दिया। तो फिर विरोध किस बात का? ये दिखावा तो है। राहुल गांधी की सदस्यता चली गई लोकसभा से, घर भी उनका खाली हो रहा है, इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? उसको मैं बहुत जगह कहा है कि खुद किए तुमने अपने दीवारों के सुराख, खुद किए तुमने अपने दीवारों के सुराख, अब अगर कोई झांक रहा है तो शोर कैसा? अपने खुद फाड़ दिया ऑर्डिनेंस। राहुल जी गांधी की समझ में आज आया, हमारी समझ में 11 साल पहले आया था कि ये गलत है प्रोविज़न, इसीलिए ऑर्डिनेंस लाया था। इसीलिए हमने लोकसभा पार्लियामेंट में मिलाकर उस प्रोविज़न को ख़त्म करना था। इसने कहा ये लॉ बहुत अच्छा है, रहना चाहिए, तो अच्छा है, तो आप क्यों शोर कर रहे हैं? लेकिन आपने उस वक्त विरोध क्यों नहीं किया अगर गलत था तो? अब प्राइम मिनिस्टर ने किया नहीं, दूसरे कैबिनेट ने किया नहीं, तो मैं अकेला क्यों तकलीफ है? मुझे अकेले क्या तकलीफ थी? मैं, लेकिन कलेक्टिव डिसीजन था, ये गलत है। आपको नहीं लगता है उस वक्त ही जो कैबिनेट थी वो कमजोर थी, इसलिए कोई आवाज़ नहीं उठा पाए? उस कैबिनेट को क्यों दोष देते हो? उनको क्यों नहीं दोष देते हो कि इसने कैबिनेट का और राष्ट्रपति का अपमान किया था? आप सियासतदान हैं, 50 साल का आपका अनुभव है, आपको अगर हम व्यक्तिगत तौर पे आपको क्या लगता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना ऑरा है, 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, राहुल गांधी वाकई मुकाबला कर पाएंगे? मैं अगर कहूँगा कि मोदी जीत जाएगा, कहेंगे बीजेपी वाले हैं। मैं कहूँगा कांग्रेस जीत जाएगी, कहेंगे ये कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। कांग्रेसी सोच बहुत छोटी। जी, जब इलेक्शन हुए थे तो मुझे मीडिया ने जम्मू पूछा, हिमाचल और गुजरात, मैंने कहा हिमाचल कांग्रेस जीतेगी, गुजरात बीजेपी जीतेगी। जी, तो दोनों चीज़ों को मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया। दूसरी किताब कब आ रही है आपकी? इलेक्शंस के, लोकसभा इलेक्शंस के बाद। उसमें क्या होगा? उसमें हंगामा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे बातचीत करने के लिए। गुलाम नबी आज़ाद साहब खास बातचीत हमसे कर रहे थे, और जिस तरीके से बेबाक बोल इन्होंने रखे, और जिस तरीके से आज़ाद इनका नाम है तो आज़ाद इनके ख्यालात भी हैं, और बेबाकी से इन्होंने न्यूज़ नेशन से बातचीत की है। देखते रहिए लगातार न्यूज़ नेशन, खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।